17 अक्टूबर 2010 राजेश की पत्नी अनुपमा अचानक लापता हो गई। राजेश ने अपनी पत्नी के लापता होने की पुलिस कंप्लेंट थाने में दर्ज नहीं कराई थी और न ही उसे ढूंढने की कोशिश की थी। 4 साल के दोनों बच्चे अपनी मां के लिए रोने लगे। लापता होने के 57 दिन बाद राजेश के घर से इंसानी शरीर के 72 टुकड़े बरामद हुए, जिसे देखकर पुलिस का भी दिल दहल उठा। हॉलीवुड मूवी की तर्ज पर राजेश ने हत्या की प्लानिंग की थी। आखिर क्या था ये मामला और ये 72 टुकड़े किसके थे और क्या हुआ था उस पल, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप क्राइम स्टोरी पर अपराध से जुड़ी कहानी देख रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देहरादून की शांत वादियों में लव मैरिज का ऐसा अंजाम हुआ कि हर सुनने और देखने वाले की रूह कांप गई। ये हत्याकांड कई महीनों तक सुर्खियों में बना रहा। राजेश ने अनुपमा के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि लव मैरिज का ऐसा अंजाम होगा। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। ये घटना उत्तराखंड में हुए अपराधों में अब तक सबसे जघन्य अपराध माना जाता है, जिसने लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया। एक ऐसा शख्स जिसने जिस औरत के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी औरत का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और लाश को छुपाने के लिए उसने जो कदम उठाया वो कत्ल से भी ज्यादा खौफनाक और शर्मनाक था। 10 फरवरी साल 1999 को राजेश और अनुपमा बहुत खुश थे। वो दोनों प्रेम विवाह कर रहे थे। दोनों के बीच 7 साल से चले आ रहे प्यार को उस दिन एक नया नाम मिल रहा था। राजेश और अनुपमा दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। राजेश एक बहुत ही पढ़ा लिखा IIT ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी के बाद राजेश अपनी पत्नी अनुपमा के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गया। अमेरिका में जून 2006 में अनुपमा ने जुड़वा बच्चे सिद्धार्थ और सोनाक्षी को जन्म दिया। वर्ष 2008 में दोनों वापस इंडिया आ गए और वो देहरादून के प्रकाश नगर में 2 कमरे वाले एक किराए के मकान में रहने लगे। इंडिया लौटने के बाद राजेश और अनुपमा के रिश्तों में अब पहले जैसा प्यार नहीं रह गया था। अब दोनों पति पत्नी बात बात पर एक दूसरे से झगड़ते। उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। इसी बीच 17 अक्टूबर 2010 को राजेश की पत्नी अनुपमा अचानक गायब हो गई। राजेश ने अपनी पत्नी के लापता होने की किसी भी तरह की पुलिस कंप्लेंट थाने में दर्ज नहीं कराई और न ही उसे ढूंढने की कोशिश की। 4 साल के दोनों बच्चे अपनी मां के लिए परेशान होने लगे, अपनी मां से मिलने के लिए रोने लगे। जब बच्चे पापा से पूछते कि मम्मी कहाँ हैं, तब राजेश उनसे कहता है कि मम्मी तुम्हारे नाना नानी के घर दिल्ली गई हुई है, जबकि अनुपमा अपने मायके में थी ही नहीं। उधर अनुपमा के माँ बाप भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि कई दिनों से फोन पर उनकी अनुपमा से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन तभी जब बहुत ज्यादा दिन बीत गए तो एक दिन अनुपमा की माँ ने राजेश से फोन करके पूछा कि आखिर अनुपमा हमसे बात क्यों नहीं करती। तब राजेश ने कहा कि हम दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो गई है और वह गुस्से में घर से चली गई है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो घर लौट आएगी और आप लोगों से बात भी कर लेगी। और इतना कहकर राजेश ने फोन रख दिया। अनुपमा को लापता हुए 57 दिन बीत चुके थे और बूढ़े माँ बाप को भी अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। तो ऐसे में वो क्या करते? ऐसे में उन्होंने अपने बेटे सुजान कुमार को देहरादून अनुपमा की खबर लेने के लिए भेज दिया। और ठीक 57वें दिन दिसंबर 2010 को अनुपमा के भाई सुजान कुमार देहरादून पहुंचा। सुजान ने जब अपने जीजा राजेश से अपनी बहन के बारे में पूछा, तब राजेश ने उससे कहा कि उसे नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहाँ है। सुजान कुमार जब घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, तब राजेश ने उसे घर के अंदर जाने से रोक दिया। अब सुजान कुमार को समझ में आ गया था कि दाल में कुछ काला है। वह अपने जीजा की इस हरकत से बुरी तरह चौंक गया। उसे ये विश्वास हो गया था कि उसकी बहन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। सुजान कुमार ने बिना देरी किए थाने में अपनी बहन के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करा दी। पुलिस मामले की छानबीन के लिए राजेश के घर जा पहुंची। पुलिस ने कमरे का कोना कोना छान मारा, पर अनुपमा उन्हें कहीं नहीं मिली। जैसे ही पुलिस वापस जाने लगी, तभी उनमें से एक पुलिस वाले की नजर कमरे में पड़े हुए एक नए डीप फ्रीजर पर पड़ी। पुलिस यह सोचकर हैरान हुई कि डीप फ्रीजर तो अक्सर फैक्ट्रियों और दुकानों में रखे जाते हैं। घर में डीप फ्रीजर का क्या काम, जबकि घरों में तो अक्सर फ्रिज का इस्तेमाल होता है। पुलिस ने जब उस डीप फ्रीजर को खुलवाया तो उसमें कई सारी काली पॉलीथीन की थैलियां रखी मिली।
उन सारी थैलियों को फ्रीजर से बाहर निकाला गया और जब थैलियों की बर्फ पिघली और उसे खोला गया तो पुलिस के पैरों तले जमीन सरक गई। वो थैलियां इंसानी मांस के टुकड़ों से भरी हुई थी। एक पूरे इंसान को 72 टुकड़ों में काट कर कई पॉलिथीन की थैलियों में भर दिया गया था। पुलिस ने उन सारी थैलियों और वहां मौजूद सारे सबूतों को जब्त कर लिया। ये बात तो एकदम साफ हो चुकी थी कि ये मांस के टुकड़े किसके थे। पुलिस ने राजेश को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को राजेश से उन काली थैलियों के राज उगलवाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। राजेश ने बिना किसी पश्चाताप के पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही अनुपमा के साथ उसके संबंध बिगड़ गए थे और दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई थी और धीरे धीरे बात हद से आगे बढ़ जाती। पूछताछ में राजेश ने पुलिस को बताया कि उसने चुपके से कलकत्ता में एक महिला से शादी कर ली है और उससे एक बच्चा भी है। अनुपमा ने देहरादून में महिला हिंसा रोधी शाखा में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिस वजह से राजेश को हर महीने 20,000 गुजारा भत्ता अनुपमा को देना पड़ता था। कुछ महीने पहले ही अनुपमा राजेश से और ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगी। राजेश के अनुसार 17 अक्टूबर की शाम अनुपमा पैसों को लेकर उससे बहस करने लगी थी। दोनों के बीच बहस शुरू हुई और इस बहस ने हाथापाई और मारपीट का रूप ले लिया। राजेश ने अनुपमा को जोर से धक्का दिया जिससे अनुपमा गिर पड़ी। उसका सिर बेड के कोने से टकराया और वो तुरंत बेहोश हो गई, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। तभी राजेश को ख्याल आया कि अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता और ये बच जाती तो ये पुलिस में बयान देकर मुझे अंदर करवा देती। इसलिए इस झंझट से बचने के लिए राजेश ने एक तरकीब निकाली। वो अपने घर से एक कॉटन का टुकड़ा ले आया और बेहोश पड़ी अनुपमा के मुंह और नाक में ठूस दिया ताकि वो सांस ना ले पाए। और जैसा कि राजेश ने सोचा था कि दम घुटने से अनुपमा की जान चली जाएगी, और बिल्कुल वही हुआ। दम घुटने से अनुपमा की जान चली गई और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें भी बंद हो गई। अब इससे पता चलता है कि राजेश कितना क्रूर व्यक्ति था और वो अपनी बीवी से कितनी ज्यादा नफरत करता था। इसके अलावा उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो सबसे पहले अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाता और उसका ट्रीटमेंट करवाता, लेकिन राजेश ने यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसका कहना था कि वो अपनी बीवी से तंग आ चुका है। इसी बीच अनुपमा की लाश 2 दिन तक राजेश के बाथरूम में पड़ी रही। राजेश ने सोचा कि वो लाश को मसूरी के जंगलों में फेंक कर आएगा, पर अगर किसी की नजर उस पर पड़ गई तो उसका सारा भेद खुल जाएगा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि लाश को छोटा करना पड़ेगा और फिर ठिकाने लगाना पड़ेगा। इससे वो कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा और उसका जुर्म भी छुप जाएगा। पर कहते हैं ना कि जुर्म कभी छुपाए से नहीं छुपता। घटना के 2 दिन बाद राजेश बाजार गया और वहां से पत्थर काटने वाली एक इलेक्ट्रिक कटर मशीन, एक हथौड़ा और एक डीप फ्रीजर खरीद लाया। राजेश अमेरिका से लौटा था और वो हॉलीवुड फिल्में बहुत ज्यादा देखा करता था और लाश के टुकड़े करने का आइडिया भी राजेश को एक फेमस हॉलीवुड फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्ब से आया था। फिर इन टुकड़ों को काली पॉलिथीन की थैलियों में भरकर डीप फ्रीजर में डाल दिया ताकि लाश को सड़ने से बचाया जा सके और उनमें से बदबू भी ना आए। इन पॉलिथीन की थैलियों को ठिकाने लगाने के लिए राजेश मसूरी के जंगलों में गया। वो एक बार में केवल एक ही थैली को फेंकने के लिए जाया करता था और वो सोचता कि मैंने जो भी कुछ किया वो अच्छा किया। सोचिए अगर 17 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई सुजान कुमार देहरादून नहीं पहुंचता और अपने जीजा राजेश पर शक ना हुआ होता और राजेश ने उसे घर के अंदर आने से ना रोका होता तो शायद राजेश का भेद कभी खुल ही नहीं पाता। राजेश ने अपने किए अपराध को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। राजेश को अपनी पत्नी की हत्या का रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। पुलिस ने उससे जो भी कुछ पूछा राजेश ने बड़ी सरलता से उसका जवाब देता चला गया। पुलिस ने कुछ थैलियों को मसूरी के जंगलों से भी बरामद कर लिया। राजेश पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर देहरादून कोर्ट में राजेश को पेश किया। राजेश को आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और 201 सबूत छिपाने के तहत दोषी पाया गया था। 42 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और कोर्ट ने राजेश को सितंबर 2017 में उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने राजेश पर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से इन पैसों में से 70,000 रुपए राजकोष में जाएंगे और बाकी बचे हुए पैसे राजेश के बच्चों के बैंक में जमा होंगे, जो कि उसकी देखभाल के लिए खर्च किए जाएंगे। राजेश ने 2017 में हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ चुनौती दी थी, पर हाईकोर्ट ने भी राजेश की सजा को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया। राजेश के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वो अपने मामा के साथ रहते हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी खत्म होने के बाद आप भी अपनी राय
कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या इंसान गुस्से में आकर अपना आपा इतना खो देता है कि वो जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता हो उसे भी मार सकता है। और अगर कोई आपके आसपास ऐसे पति पत्नी हो जो छोटी छोटी बात पर अपनी सेल्फ स्टीम को आगे लाकर आपस में हमेशा झगड़ते रहते हो, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से कुछ सीख सकें। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ जल्द ही आपसे हमारी मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।